नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम लोग आज बातचीत के लिए यहाँ पर हैं वो है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के क्या कानूनी प्रावधान है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या से भी जूझ रहे हैं, कोई और कानूनी समस्या आपके सामने है, तो उसको लेकर आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में आने के लिए। जब हम लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है कि दरअसल ये अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती क्या है। जी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जीवन और मृत्यु ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो डेथ होती है उसे हम डाइंग इन हार्नेस बोलते हैं। और ऐसे परिवार को इसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प के लिए जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसे ही अनुकंपा के आधार पर अपॉइंटमेंट कहा जाता है। जी, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी किसी कंडीशन में मरता है, अचानक मरता है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ही छोड़ के जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति पॉवर्टी छोड़ के जाता है, गरीबी छोड़ के जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस परिवार की मानसिक स्थिति और उसकी फाइनेंशियल स्थिति को मैनेज करने के लिए जो एक प्रोविजन बनाया गया, और उसमें ये कहा गया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को इमीडिएटली मीट आउट करने के लिए जो प्रोविजन बनाए गए, उन्हीं को हम कहते हैं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रोविजन। आपसे चर्चा करूंगा इस बारे में। इस वक्त मध्य प्रदेश से हनुमान दास हमारे दर्शकों तो जुड़ चुके हैं। सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ, मध्य प्रदेश से हनुमान दास। जी हेलो सर। सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है हनुमान दास, अपनी बात आप रखिए। हाँ जी, मैं दे रखी हूँ सर। 20 अक्टूबर 2016 की घटना है। मेरे घर में एक शराबी तत्वों द्वारा हमला किया गया था घर में घुसकर। उसमें पुलिस ने जो FIR काटी है, 4-5 धाराएं लगाई, 294, 223, 415, 506, 334। तो उसमें 452 का उल्लेख नहीं किया गया है। उसका उल्लेख कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? जी, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? जी, हम ये चाहते हैं सर, 452 धारा जो घर में घुसकर मारपीट की गई है, उससे वो धारा नहीं बढ़ी है, तो उसमें बढ़ाने के लिए, हमें लगवाने के लिए क्या करना होगा? सर, आपकी दरअसल आवाज़ बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और जो भी मामला अगर रिपोर्ट इसमें लिखी गई है तो उससे संबंधित कागजात देखने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस फॉर्मेट में लिखा गया है और क्या उसमें आरोप लगाए गए हैं इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे बहरहाल कि आपको कोई भी सहायता इस बारे में दे पाए। आपका नंबर हम तो पहुँच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉन्टैक्ट करेगी, आपसे पूरी जानकारी लेकर उसके बाद आपकी बेहतर सहायता जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हमने बात की प्रशांत की, अब ये भी सवाल आता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां क्या होती हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन कौन कौन अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां ले सकता है? क्या शैक्षणिक योग्यता भी इस मायने में दरमियान रहती है? बिल्कुल ऐसा है कि जो परिवार के सदस्य हैं, जो भी डिसीज्ड है, जिसकी मृत्यु हुई है, उस परिवार के जो सदस्य हैं वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पा सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन? परिवार में बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबसे पहला जो राइट होता है वो होता है स्पाउस का। सपोज अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ का सबसे पहला हक होता है। वाइफ के बाद जो हक होता है वो होता है सन, उनके बच्चों का, बेटों का। बेटों के बाद जो अधिकार आता है वो बेटियों का आता है, अनमैरिड डॉटर्स का। उसके बाद जो आता है वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, है ना, अगर ये लोग उपलब्ध नहीं है इनमें से कोई भी, तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर्स का आता है अधिकार। जी, ठीक है। इस वक्त कानपुर से
रोहित हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रोहित, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? रोहित, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दें ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग सुन पाएं। हेलो जी रोहित। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी बात आप रखें रोहित। जी जी, मैं कह रहा हूँ सर, मैंने 2.5 साल करीब मेरी शादी का हो गया। मैंने नैनी आर्य समाज से शादी करी थी, फिर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया था जी। और कम से कम वो अब मेरे संग रहना नहीं चाहती है, मतलब ना ही आ रही है मेरे पास और बुलाती भी नहीं आती। अब मैं तलाक देना चाहता हूँ उसे। तो ये प्रोसेस आपसे पूछना चाहता हूँ। कितना वक्त हुआ आप दोनों को अलग रहते हुए? जाना ना मांगे। रोहित, कितना वक्त हुआ आपको दोनों को अलग रहते हुए? 20 साल हो गया जी। चलिए प्रशांत, आपके पास मैं आऊंगा कि रोहित की समस्या आपने सुनी है। हाँ जी। क्या एडवाइस आप इनको करना चाहेंगे? ऐसा है कि इनको तुरंत सिविल कोर्ट में जाना चाहिए और वहां पर एक डाइवोर्स की अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है जी। तो इनको चाहिए कि वहां पर एक डाइवोर्स का एक केस फाइल करें और उसमें इनको फाइट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता म्यूचुअल कंसेंट का कोई मामला है। अगर म्यूचुअल कंसेंट का होता तो थोड़ा और इजी हो जाता। बाय द वे उसमें भी 1 साल का मिनिमम उसमें टाइम लग ही जाता है। तो इनको अपना केस पूरे ग्राउंड्स के साथ, सफिशिएंट ग्राउंड्स के साथ उसमें दिखाना पड़ेगा। व्हाट आर द रीजंस, क्यों मैं इनसे अलग होना चाहता हूँ, क्या है कारण कि हम इनसे डाइवोर्स चाहते हैं। तो आप तुरंत इमीडिएटली आप जाइए, कंसर्न जो भी आपका सिविल कोर्ट है वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, अपना केस अपना दाखिल करिए। ठीक है। गाजियाबाद से मालती हमारे दर्शक। मालती, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, हमारी मतलब दादा लाई प्रॉपर्टी है सारी। जी। हाँ जी, दादा लाई है, मतलब तो उसमें से मतलब हमारे तो हिस्सा नहीं दे रहे हमको, हमारे जेवर को दे रखा है सारा, जल्दी दिया जाए। हाँ जी, हम अपना मतलब घर भी बंटवाना चाहते हैं और मतलब अपनी सासू की सेवा भी करना चाहते हैं और हमारा हिस्सा मिल जाए हमें। ठीक बात है। प्रशांत, आप ही के पास में आऊंगा। दरअसल इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके जो ससुर के पास जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की कमाई प्रॉपर्टी नहीं, तो चाहते हैं कि इन्हें उनका हिस्सा मिले, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आपको जैसे मैं बताऊं 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है सक्सेशन एक्ट में, तो उसके तहत आपका भी पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी में। आप उसके लिए कंसर्न जो आपकी सिविल कोर्ट है उसमें आप जाइए और अपना दावा पेश करिए कि ये प्रॉपर्टी जो ये आपकी पूर्वजों की संपत्ति है और इसमें आपका पूरा अधिकार है 2005 के अमेंडमेंट के बाद। तो बेहतर है कि आप तुरंत अपने सिविल कोर्ट, जो भी आपका कंसर्न सिविल कोर्ट है, वहां पर आप जाइए और अपनी बात वहां पे रखिए। बिल्कुल मालती, आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने में अगर कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आपके साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बेहिचक हमें कॉल कर सकती हैं और बेहतर सहायता किसी भी वक्त किसी भी कानूनी मसले पर आप हमसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए। प्रशांत, एक सवाल जो उठता है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए, क्या ये लीगल राइट है किसी भी व्यक्ति का, या फिर जो एम्प्लॉयर है उसकी मर्जी होती है, चाहे वो एम्प्लॉयर प्राइवेट एम्प्लॉयर हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो? नहीं, ये सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं जी। ये एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते जी। ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, वो चाहे तो दें चाहे तो ना दें जी। ये इस परिवार की इमीडिएट जो फाइनेंशियल हेल्प है उसके लिए बेसिकली ये प्रोविजन बनाया गया। ये एक वेलफेयर प्रोविजन है। एज ए मैटर ऑफ राइट इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता है जी। तो इसको अगर चाहिए तो आप जैसे ही कोई भी ऐसा डिसीज की कोई भी ऐसी अगर वो डेथ होती है किसी भी परिवार में, तो उसको चाहिए तुरंत वो जाए कि एप्लीकेशन मूव करे, वो डिस्क्रिप्शन होती है उस एम्प्लॉयर की। ठीक है, लेकिन ये तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने बात की। गवर्नमेंट सेक्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर ये देखा है कि अगर कोई बहुत क्वालिफाई अगर नहीं है जो कि उत्तराधिकारी बन सकता है उस पोजीशन का, तो उसको किसी और पोजीशन पे, किसी निचली पोजीशन पर रख दिया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही कि भाई डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है? बिल्कुल, और जनरली मैं आपको बताऊं कि जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां दी जाती हैं वो क्लास 3 या क्लास 4 में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लियर कर चुका है। एज ए मैटर ऑफ राइट आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि साहब अगर आप जो डिसीज्ड है वो सपोज क्लास 1 ऑफिसर था, क्लास 2 ऑफिसर था, मेरे पास भी वो क्वालिफिकेशन है, सो मुझे भी वही मिलना चाहिए, वही पोस्ट मिलनी चाहिए। एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके स्टेटस को सूट नहीं कर रहा है देन आप डिनाई कर दीजिए, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन होगी आपके एम्प्लॉयर की कि वो आपको क्या देना चाहता है। ठीक है, तो क्या ऐसा भी संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति जॉब ज्वाइन करने से पहले अगर उसको तबीयत नासाज रहती है या किसी और भी रीजन से एम्प्लॉयर के साथ पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई अगर ऐसा होता है तो आप फिर अनुकंपा के आधार पर किसी को नियुक्ति देंगे? हाँ, जनरली ऐसा होता है। कई बार देखा गया है कि जो उनके लीगल हेयर्स हैं वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं जी। तो इसमें जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां मिलती हैं
उसमें मिनिमम जो एज है वो प्रिस्क्राइब्ड है 18 ईयर्स। जी। तो अगर 18 ईयर्स के पहले सपोज ऐसा कुछ होता है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस बच्चे के या जिसको भी जॉब चाहिए, उनको तुरंत एक अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये कहते हुए कि साहब अभी हमारी एज थोड़ी कम है, एज सुन एज मैं अपनी पूरी क्वालिफिकेशन अटेन कर लूंगा या कर लूंगी, मैं तुरंत ही मुझे उस समय मुझे जॉब दिया जाए। जी। तो इस तरह से वो पहले भी अगर 2 साल 3 साल बाद भी अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मुझे अपॉइंटमेंट मिले, जी। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले ही ठीक है, लेकिन अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां प्रशांत होती हैं वो परमानेंट होती हैं या फिर उनको कभी हटाया भी जा सकता है? बिल्कुल, ये हमेशा परमानेंट नियुक्तियां होती हैं, कभी भी एडहॉक नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होती हैं। अगर आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिला तो एज ए मैटर ऑफ ये एक परमानेंट नियुक्ति होती है। जी। ये ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है या एडहॉक बेसिस पे होता है या रेगुलर सर्विस होती है। ठीक है, यानी कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो अधिकार एक एम्प्लॉय के तौर पर, एक वर्कर के तौर पर उसके पास थे, वही सब अधिकार उसको भी मिलेंगे जो कि अनुकंपा के तौर पर वहां पर नियुक्त हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड भी प्रशांत यहाँ पर है कि अगर ऐसी कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई दुर्घटना अगर ऐसी होती है तो उसके बाद इतने वक्त के अंतर्गत ही आपको अप्लाई करना होगा उस पोस्ट के लिए? बिल्कुल, ये ऐसा है कि रूल्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं जनरली वो कि 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स आपको अपने जो भी जिस डिपार्टमेंट पे वो डिसीज्ड काम कर रहा था, विद इन 3 इयर्स आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मूव करते हैं इमीडिएटली फिर। जी। इस तरह प्रतापगढ़ से राजीव हमारे दर्शक। राजीव, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सच्चे जी, मेरा सवाल ये है कि 2007 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरिया तहसील में एक विडो महिला का विल्स का प्रॉब्लम परिवार का लेके चल रहा था। जी। इसमें जो है कि वो तहसीलदार महोदय वहाँ पे थे अवधेश बहादुर सिंह, उन्होंने उस बिल के अगेंस्ट में जो है एक्सपायरी आदेश किया था। तो उसका रेस्टोरेशन जो है हमने उसी तहसील में तहसील एसडीएम के यहाँ ले गए, तो एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार के यहाँ वो ट्रांसफर किया। आज तक वो मामला वहीं पे पड़ा हुआ है, उस मामले की अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारा मांग है कि वो पूरा मैरिज पे लाकर फिर से उसकी सुनवाई की जाए मैटर को। राजीव, बेहतर होगा इस केस से संबंधित कागजात की कॉपी पहले आप हम तक भेज दें और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको एक प्लेन पेपर पर लिखकर आप तक भेज दें। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, हम लोग तब बेहतर स्थिति में आ पाएंगे कि बेहतर आपको कोई सहायता दे पाए। प्रशांत, इस बारे में कुछ ओपिनियन में चाहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अभी मैं एक चीज जिसमें जानना चाहता हूँ, कितना समय हो गया आपको वहाँ पे अर्जी दाखिल किए हुए, कितना टाइम आपको हो गया? राजीव, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन में आप तुरंत हाई कोर्ट जाइए और वहां पे एक अंडर आर्टिकल 227 आप एक मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस आप इश्यू करवाइए और ये कहिए साहब हमारा एक पर्टिकुलर ये फला हमारा मैटर, ये केस है हमारा जो कि पेंडिंग है लोअर कोर्ट में और ये इतने दिन हो गए अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया और काइंडली आप इसमें कोई टाइम फ्रेम कर दीजिए विद इन 3 मंथ 6 मंथ्स। तो जनरली होता क्या है, हाई कोर्ट जो है उसमें एक डेट फिक्स कर देती है कि आप 3 महीने या 6 महीने में आप ये केस डिसाइड कर दिए। ठीक है, तो वहां से एक आप डायरेक्शन आप ले लीजिए हाई कोर्ट से, वो आई थिंक आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है, इस वक्त वीरेंद्र गया से हमारे दर्शक। वीरेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर। जी वीरेंद्र। हाँ सर, हम गया से बोल रहे हैं सर। जी, अपनी बात रखें सर आप। हाँ, मेरा बात यह है कि मेरी एक बहन है सर। जी। और करीब 7 साल पहले सर शादी किए थे। जी। और उसका हस्बैंड जो है सर बहुत मारता पीटता है, बढ़िया से नहीं रखता है जी। तो करीब 1 साल हो गया सर, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल भी किए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिला सर। जी, तो क्या सर जानना चाहते हैं सर कि क्या कार्रवाई करें कि मेरी बहन को मैंने उसका न्याय मिले। तो कोर्ट में जो आप लेकर गए हैं अपनी एप्लीकेशन, क्या क्या चार्जेस आपने लगाए हैं वहां पर, किस लिए लेकर गए हैं? सर वहाँ पे जो पंचायत में हम लोग बैठक किए थे सर, करीब 5-6 गाँव को लोग थे, जनप्रतिनिधि को बुला करके जी, और उसमें सर पंचनामा बना था और वैसी पंचनामा को लेकर के हम कोर्ट में गए हैं सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि बहन उनसे अलग हो जाए? बहन को अच्छा से रखे। अच्छा, चाहते हैं कि उनको अच्छे से रखें। ठीक है प्रशांत, क्या कोई ऐसा कुछ हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन है कि मतलब सिक्योरिटी के लिए गारंटी किया जा सके? देखिए उसमें ऐसा है कि इनको कंसर्न जो थाना है वहाँ पे जाएं, लीगल सेल बने, विमेन सेल बने हुए, सॉरी विमेन सेल में जाएं, वहाँ पर अपनी पूरी कंप्लेंट दर्ज कराएं रिटर्न में
और वहां पर दोनों पार्टियां आपस में बैठ करके समझौता करें और पुलिस वाले भी उनको समझाएं, भाई देखो आप बार बार अगर ऐसा करेंगे तो हमें आपके अगेंस्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी। सो वहां पर अगर एक बार आपको चाहिए कि आप एक जो आपका कंसर्न जो थाना है वहां पर आप जाइए विमेंस सेल में, अपनी बात पूरी रखिए रिटर्न में, और उसके बाद आई थिंक जब एक बार वो लोग आएंगे तब उनके सामने पुलिस वालों के सामने जब पूरी बात एक बार क्लियर की जाएगी कि आप आइंदा ऐसा मत करिए बार बार और आप अच्छे से रखिए मेरी बहन को जी, तो मुझे लगता है वो आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है। इसी में एक प्रोविजन जो होता है प्रशांत, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, क्या वो किसी तरीके से इनके बिल्कुल सहायक हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का भी हमारा वो प्रोविजन है जी। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे वाइफ है, हस्बैंड उसको नहीं रखना चाहता है, तो आप एक केस करते हैं सिविल कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर के कि साहब ऐसा है, उनको अगली पार्टी हमारे हस्बैंड को ये डायरेक्शन दिया जाए कि वो हमें ठीक से रखें, तो इस तरह से कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। इस वक्त बिहार से संतोष हमारे दर्शक। संतोष, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? संतोष, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, बेहतर सहायता इस मामले में आपकी जरूर की जाएगी। एक अहम सवाल जो उठता है प्रशांत, कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो इस अवस्था में नहीं है शारीरिक रूप से कि वो नौकरी कर सके, लेकिन उनके 2 बेटे रहते हैं, तो अब उन 2 बेटों में से किसको नौकरी मिलेगी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बिल्कुल, कई बार ऐसी समस्याएं, प्रैक्टिकल समस्याएं आई हैं कि बड़ा बेटा कहता है साहब मुझे नौकरी चाहिए, छोटा बेटा कहता है साहब मुझे चाहिए क्योंकि मैं बेहतर क्वालिफिकेशन है मेरे पास। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पाउस होता है, सपोज अगर हस्बैंड है और उसकी वाइफ जॉब करती थी, तो हस्बैंड डिसाइड करेगा कि किसको नौकरी मिलेगी, या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक ही डिसाइड करेगा किसको, बड़े बेटे को या छोटे बेटे को। तो डिस्क्रिप्शन उनके पास होती है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ बेटों की बात कर रहे हैं। अगर बेटियों को भी इसी आधार पर रखा जाए तो बेटियों का हक कहां तक बनता है? क्या शादीशुदा होना या ना होना भी एक आधार माना जाता है इस मामले में? देखिए, अभी तक ऐसा था, जो शब्द फैमिली है, परिवार जी, उसमें जो मैरिड डॉटर्स थी उनको एक्सक्लूड किया गया था। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब का। उन्होंने उसमें कहा है कि इवन मैरिड डॉटर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फैमिली जो टर्मिनोलॉजी है उसमें मैरिड डॉटर्स भी आएंगी। इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही केवल बेटी होती है, तो उस बेटी को ही पूरी देखभाल अपने माँ बाप की भी करनी पड़ती है, उधर भी और अपने ससुराल में भी। तो अगर सपोज उधर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसकी बेटी ही बचती है। तो ऐसे, और अगर उस बेटी के घर की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली वो जाएगी, चाहेगी कि हमको कंपैशनेट अनुकंपा के आधार पे हमको नियुक्ति मिले ताकि हम दोनों परिवार को ठीक से देख सकें। जी, लेकिन क्या यहाँ पर एक डाउट ये नहीं आता प्रशांत कि अगर लड़की की शादी हो चुकी है, वो किसी और जगह पर रह रही है और उसी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिल जाती है, तो फिर कैसे वो इस घर का भला कर पाएगी या फिर यहाँ पर ध्यान दे पाएगी? क्योंकि दोनों घर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये गारंटी भी कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। हाँ। तो ये इस पर तो डिपेंड करता है हर एक परिवार टू परिवार, कौन परिवार कैसा है। वैसे जनरली जो कानून है, कानून ने अभी तक तो ऐसा प्रोविजन नहीं था कि मैरिड डॉटर को उसमें रखा जाए, बट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंटली 2016 या 15 में अभी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने मैरिड डॉटर को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है फैमिली में। अब तक जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस थे उसमें मैरिड डॉटर्स को एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें कागजी कार्रवाई की कितनी महत्ता है? क्या क्या कागजात इसमें इस्तेमाल होते हैं अगर आपको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहिए तो? देखिए, सबसे पहले तो आपको डिटेल में पूरा एक प्रत्यावेदन तैयार करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन की, मेरे पिता या डिसीज्ड जो भी कोई है वो कौन सी पोस्ट पे थे, कहाँ, और उन्होंने कितने वर्ष आपकी मतलब सेवा की है, वो एक पूरा प्रत्यावेदन के साथ साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी सारी डिग्री लगानी पड़ेगी, और साथ साथ कौन सी पोस्ट आप चाहते हैं कि इस पोस्ट में हमको जॉब मिले। इस तरह से सारे ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप अपना कुछ पहले आपने कहा था कि सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 पे ही इस पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती है, लेकिन अगर जो अभ्यर्थी है उसकी क्वालिफिकेशन बेहतर है, वो क्लास 2 से भी मैच करती है, तो क्या संभावनाएं रहती हैं कि उस पद पर उनको नियुक्त कराया जाए? बिल्कुल, ये संभावना रहती है, और वो जो है हमेशा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज वो एज ए मैटर ऑफ राइट उसको क्लेम नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ है एक इंस्पेक्टर के मैटर में, और उनको इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी गई थी, उसी को क्लेम करते हुए एक और महाशय उन्होंने भी कहा साहब हमको भी इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, तो बाद में कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, नहीं,
आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मेरठ से किशोर कुमार हमारे दर्शक। किशोर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि मेरा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है, जी मेरी पत्नी से रेट है, मेरी शादी को 10 साल हो गए, जी मेरी घरवाली मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जी ठीक है, इसलिए वो मेरे को तलाक देना चाह रही है। जी, तो आप क्या चाहते हैं? ठीक, मैं सोच रहा हूँ अगर वो मेरे को तलाक नहीं देता हूँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी दूसरी शादी हो सकती है? अगर वो तलाक दे देती हैं तो? नहीं, तलाक मेरे को तलाक नहीं दे रही है, तलाक नहीं देना मेरे को तलाक। तो आप चाहते हैं तलाक देना उनसे? हाँ, मैं तलाक लेना चाहता हूँ उससे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके पास है, एक मेरे पास। ठीक है प्रशांत, क्या हमको करना चाहिए इस चीज़ के देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपको तुरंत आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपको उनके साथ नहीं रहना है, तो आप तुरंत डाइवोर्स पिटिशन अपनी दाखिल करिए और आप उसमें अपने पूरे रीजंस को डिस्क्लोज करिए, क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आज आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, डाइवोर्स पिटिशन आप दाखिल करिए। चलिए किशोर, मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर सहायता आपको मिली है। इसके अलावा इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो निसंकोच होकर आप सीधे में जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे लगातार खुले हुए हैं। निःशुल्क, बेहतर और कारगर कानूनी सहायता आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए और बेहतर इस सब्जेक्ट पर जानकारी देने के लिए। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति को हर समय पर जब भी उसको जरूरत हो सही और समान रूप से न्याय मिले। इस अगर मामले में अगर आपके सामने कोई भी दुविधा आती है तो हम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।